ग्रेविटेशन, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, जिसमें हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। क्या होती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ओके, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज मौजूद है उन सब के बीच क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्ट रिलेशन पर होती है? मास के। जितनी ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। ऐसा ही था। और वो किसके इनवर्स रिलेट करती है? रेडियस के। मतलब उन दोनों बॉडीज के बीच जो भी डिस्टेंस होगी वो उसके इनवर्स रिलेट करता है। आप बॉडीज को करीब लाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर बॉडीज को दूर लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर थी? अब देखो, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। कल आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव किया था, ओमेगा। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू G_m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब देखो, एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको शो करती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है? फाइंड करना है। दो बॉडीज के बीच, दो स्फेयर के बीच, उन दोनों के जो मास है वो कितना है? 500, और दूसरा क्या है? 800 kg। ये जो दो स्फेयर्स है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 मीटर। मास को किससे शो करते हैं? मास को शो हम m से शो करते हैं। यहाँ पर दो बॉडीज है तो m1 और m1 क्या है हमारे पास? 500 और m2 800, और रेडियस क्या है हमारे पास? फाइंड क्या करना है? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? आपके पास m1 भी गिवन है, m2 भी और r भी, और आपको ये बताया कि कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को शो करती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? x होती है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये किस तरह से आती है? आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था, G_m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अगर यहाँ से आप g को सेपरेट करो, r स्क्वायर यहाँ डिवाइड में दूसरी तरफ जाकर, तो ये हो जाएगा f r स्क्वायर, m1 और m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, ये हो जाएगा m1 m2, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? कैपिटल G। और ये G का अगर फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रेडियस की यूनिट, रेडियस के ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर भी मास की यूनिट क्या होगी? दूसरे मास की बेस सेम पावर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और अगर हम कोई चीज डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो पावर के साइन को क्या करते हैं? चेंज। तो अगर आप इसे इस तरह से लिखो, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। तो ग्रेविटेशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आपके पास फोर्स फाइंड करना था, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे। ग्रेविटेशन की वैल्यू जो कि फिक्स है, मास 1 क्या गिवन है हमारे पास? 500, मास 2 और रेडियस हमारे पास क्या गिवन है? 2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.66 एक्सपोनेंट -5, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब इसे डिवाइड करोगे, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6.67 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन। अब अगर आपके पास दो स्फेयर्स हैं और उसका मास क्या है हमारे पास? 500 और 800। 500 और 800 kg, इसका मतलब काफी ज्यादा मास की बात हो रही है। उसके बावजूद फोर्स क्या हो रही है? बहुत ही ज्यादा छोटी और बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम अपनी बातें करें तो हमारी मासेस क्या होती है? और ज्यादा कम, मतलब बहुत ही कम होती है। अगर मास कम है तो फोर्स और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें फाइंड क्या करना था? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज -6 न्यूटन। न्यूटन क्यों यूज कर रहे हैं? आयशा, न्यूटन क्यों यूज कर रहे हैं? बताओ। यहाँ पर न्यूटन क्यों यूज किया है? किसकी? फोर्स की यूनिट क्या होती? SI यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये बात क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा।
और अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हर एक्शन का क्या मौजूद होता है? रिएक्शन होता है। मैग्नीट्यूड जिसकी क्या होती है? सेम। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन होती है। ऐसा ही है, हर बॉडी पर अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा, लेकिन वो कभी भी सेम बॉडीज पर नहीं होता। जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर भी दो बॉडीज है। अगर आप m1 और m2 कह रहे हो, दोनों बॉडी क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर आपके पास एक फोर्स है, और क्या ये एक्शन रिएक्शन में है? अगर आप इसे न्यूटन थर्ड लॉ से कंपेयर करो तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं? यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्शन रिएक्शन पेयर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। यहाँ पर भी F है, वहां पर भी F। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन। तो ये चीज कि अगर आपके पास किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस फोर्स के साथ एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है? रिएक्शन फोर्स। और वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। और यही चीज न्यूटन थर्ड लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों एक दूसरे से क्या करती है? रिलेट करती है। ये बात क्लियर हो गई? तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करो या थर्ड लॉ, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। वो रिलेशन कैसा है? सेम रिलेशन। क्लियर हो गई बात सबको? अब देखो, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटी हर प्लेनेट की क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अर्थ के बाहर जाओ तो क्या ग्रेविटी होगी? थोड़ी थोड़ी होगी। क्यों होगी थोड़ी थोड़ी? आप लोगों ने बाउंड्री पढ़ा है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो वहां पर भी एक बाउंड्री बनाई जाती है। क्यों बनाते हैं बाउंड्री? उसकी एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। आप उस लिमिट के बाहर से कोई क्या गेम खेल सकते हैं? नहीं। तो लिमिट बनाई जाती है। वैसी अर्थ की भी एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है जहां पर अर्थ की ग्रेविटी उस बॉडी पर क्या कर रही होती है? अप्लाई होती है। तो एक ऐसा रीजन किसी भी प्लेनेट के अराउंड, एक ऐसा रीजन जहां पर बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो, एक्सपीरियंस करे, वो बॉडी क्या कहलाती है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। वो रीजन जहां पर बॉडी क्या करे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करे, वो रीजन क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, सारी कहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है? अर्थ की। अगर आपको डायरेक्शन दिख रही हो तो वो कहाँ पर है? अर्थ के सेंटर में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम ही क्या होता है? वो सेंटर में क्या करती है? होल्ड करती है। अर्थ के ग्राउंड पर बॉडी को होल्ड करती है। तो ये जितनी भी लाइंस है, ये लाइंस क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। और आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर रहते हो आपको ग्रेविटी अप्लाई होती है, लेकिन जब आप अर्थ से दूर जाते हो तो वो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और अगर आप अर्थ से बाहर चले जाओ तो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। किसी दूसरे प्लेनेट की आप पर अप्लाई होगी लेकिन अर्थ की ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती। तो वो रीजन जहां तक बॉडी पर ग्रेविटी अप्लाई होगी वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। और जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन कहते हैं। ये बात क्लियर है? और ये फील्ड लाइंस जो होती है ये इमेजिनरी होती है। क्या होती है? इमेजिनरी। जैसा आप देखते नहीं हो लेकिन ये लाइंस मौजूद होती है। क्लियर? अब ये एक चीज है कि अगर अर्थ पर हो तो क्या फील्ड आप पर अप्लाई होगी? स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ हम पावर को कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फील्ड लाइन है इसकी भी स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर आप अर्थ पर हो तो ग्रेविटी आप पर 9.8 अप्लाई होगी। कितनी अप्लाई होगी? 9.8। लेकिन आप अर्थ से बाहर जा रहे हो तो फील्ड क्या होती जा रही है? कम। तो ये क्या कहलाती है? पावर। कि किस पॉइंट पर आप पर फील्ड ज्यादा अप्लाई होगी और किस पॉइंट पर फील्ड कम अप्लाई होगी। तो आप अर्थ पर रहोगे तो फील्ड क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर आप अर्थ से बाहर जाओगे तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम होती है। ये सिंपल ग्रेविटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रेविटी। कि आप जितना ज्यादा सरफेस पर रहोगे ग्रेविटी आप पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगी। इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है फील्ड की वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप अर्थ से बाहर जाओगे, दूर जाओगे तो फील्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। महविश क्लियर है? क्या होती है स्ट्रेंथ? बताओ, किसे कहते हैं स्ट्रेंथ? पावर को। सिंपल किसे कहेंगे हम?
पावर को, कि कितना ज्यादा आप पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है, वो कितना ज्यादा अप्लाई हो रही है, वो स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ओके, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? वेट। आप लोगों ने बहुत बार वेट पढ़ा है। क्या होते हैं वेट? अच्छा चलो वेट की बात बाद में करते हैं, पहले मास। मास आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होते हैं मास? किसी भी बॉडी में कितना ज्यादा मैटर मौजूद है उसकी क्वांटिटी को आप क्या कहते हो? मास कहते हो। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास। कि बॉडी में जितना मैटर है वो चीज क्या कहलाएगी? मास। अगर हम अर्थ पर हैं, हम सबके पास अपना मास है, अर्थ पर हो, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो अगर किसी भी बॉडी के मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो चीज क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पर अप्लाई हो रही है उसकी मेजरमेंट आप कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी? वेट कहलाती है। आयमा, क्लियर हो गई बात? कि अगर आप मास की बात कर रहे हो तो हर बॉडी के पास अपना मास होता है और हर बॉडी पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो ग्रेविटी अगर अप्लाई हो रही है तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो वो चीज क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। वेट, ये जो डब्ल्यू है ये किस चीज को शो कर रही है? एम और जी ग्रेविटी। और एक चीज याद रखना, ये जो वेट होती है ये एक फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फोर्स। क्योंकि आप इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मेजरमेंट करते हो। किसकी मेजरमेंट करते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? क्या होगी? फोर्स की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये बात क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ लो।